मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि तुम सभी लोग बेटा स्वस्थ होगे, अच्छे होगे और अपने अपने घर पे होगे। ठीक बेटा, जैसा कि हम जानते हैं बेटा, कोरोना वैश्विक महामारी है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी बेटा हम लोग जो है कि अपने अध्ययन और अध्यापन कार्य जो है चलता रहेगा। हाँ देखिए बेटा, तो क्लास 8 हिंदी बेटा, अब तक तो अन्य क्लासेस भी तुम लोग की चल रही होंगी, अन्य सब्जेक्ट की भी बेटा हिंदी की क्लासेस अब से शुरू हुई हैं। देखिए बेटा, क्लास 8 हिंदी, तो हम जानते हैं बेटा कि क्लास 8 बेटा हिंदी पढ़ना है। देखिए बेटा, दो भागों में है, एक है बेटा क्या हिंदी 1 और एक है क्या बेटा हिंदी 2। दो बुक लगती है क्लास 8 हिंदी में, हिंदी 1 और हिंदी 2। ठीक है बेटा, देखें तो हिंदी 1 में जो है बेटा, इसमें तुम्हारी अमृता प्रकाशन की बुक है। हिंदी 1 में बेटा अमृता प्रकाशन की बुक है, और जो बेटा जो हिंदी 2 है यह ब्रह्म प्रकाशन की बुक है बेटा। देखें, हिंदी 1 जो है अमृता प्रकाशन की है और हिंदी 2 जो बेटा है वो ब्रह्म प्रकाशन की है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी 1 में हमारे व्याकरण, भाषा ये सारे होते हैं, और बेटा जो हिंदी 2 होता है वो साहित्यिक होता है, जिसमें बेटा कहानियां होती हैं, लेख होते हैं, निबंध होते हैं, ये सारी चीज होते हैं, गद्य होता है, पद्य होता है, वो सारी चीज होती हैं बेटा। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं बेटा हिंदी 1 से। ठीक है, देखें तो बेटा हिंदी व्याकरण एवं रचना, हिंदी व्याकरण एवं रचना, और ये तुम लोग की बुक है बेटा अमृता प्रकाशन की। अमृता प्रकाशन की बेटा ये बुक है हिंदी व्याकरण एवं रचना। यही बुक बेटा हम लोग को क्लास 8 में पढ़नी है। ठीक है, देखिए बेटा, इसका जो है पहला पार्ट देखिए क्या दिया है, विशेष सूची। विशेष सूची में बेटा देखें पहला जो दिया है वो है भाषा एवं व्याकरण। ठीक है, तो बेटा आज हम यही पढ़ते हैं, भाषा एवं व्याकरण पढ़ते हैं। चले बेटा, उम्मीद है कि ये सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। देखें बेटा, आवाज भी पहुंच रही होगी। हिंदी 1 में बेटा हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं बेटा भाषा एवं व्याकरण। भाषा एवं व्याकरण, हाँ देखिए बेटा सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, भाषा एवं व्याकरण। तो बेटा इसमें दो शीर्षक है, एक है भाषा और दूसरा क्या है व्याकरण। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, इस शीर्षक को लेते हैं बेटा भाषा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये भाषा क्या होती है, भाषा हम किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, ये प्रयोग तो हम प्रतिदिन करते हैं, बिना इसके प्रयोग के हम शून्य हैं। प्रयोग तो प्रतिदिन करते हैं, लेकिन आज इसकी परिभाषा भी जान लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं या कैसे भाषा बना है। देखिए बेटा, तो ये जो भाषा है, ये भाषा जो बना है बेटा, ये भाष से बना। किससे बना है बेटा, भाष। ये जो भाषा है बेटा वो भाष से बना है। ठीक है बेटा, शब्दों के नीचे जो वर्णों के नीचे बेटा ये हलंत रखते हैं, क्या बनाते हैं, व्यंजन बनाते हैं, या जैसे हम कहते हैं आधा, कहते हैं ना आधा व्यंजन। देखिए बेटा, ये पूर्ण व्यंजन है जिसे आधा वर्ण कहते हैं। माने भाषा जो है बेटा भाष से बना है। किससे बना है, भाष। और इस भाष का जो अर्थ होता है बेटा वो क्या होता है, बोलना। ठीक बेटा, भाषा जो है भाष से बना है, और इस भाष का अर्थ क्या होता है, बोलना। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा का जो है शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है, बोलना है। क्लियर है बेटा, कि भाषा का भाषा शब्द से बना, भाष धातु से बना है, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बोलना। ठीक बेटा, और बेटा हम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन क्यों बोलते हैं, पशु पक्षी भी बोलते हैं, सभी बोलते हैं। तो बेटा ये बोलते हम क्यों हैं, क्यों, अपने अंदर के भावों को, विचारों को व्यक्त करने के लिए ही तो हम बोलते हैं बेटा।
हमें तुमसे कुछ कहना है, हमें कुछ तुम्हारे तक पहुंचाना है, तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं। अर्थात भाषा भाष्य से बना है, शाब्दिक अर्थ होता है बोलना, और बोलते क्या है, अपने भाव, अपने विचार। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार जो है कि भाषा हम कह सकते हैं कि जिसके द्वारा हम अपने भावों और किसको बेटा, विचारों को, सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, अर्थात जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं उसे हम क्या करते हैं बेटा, भाषा कहते हैं। ठीक है, एक लाइन में कह सकते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, तो जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो बेटा अब इसी से समझ लो कि यह भाषा का जो है हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण प्रभाव है बेटा। ठीक है, यदि भाषा ना हो तो हम शून्य है, क्योंकि बेटा यदि भाषा नहीं रहेगी तो अपने विचारों को व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे। मेरे मन में क्या है, मैं क्या तुमसे कहना चाहता हूं, ये भाषा के द्वारा ही तो कह रहा हूं। यदि भाषा ही नहीं रहेगा तो ना तो मैं किसी के विचारों को ग्रहण कर सकता हूं, उसकी भावनाओं को समझ सकता हूं, और ना ही तो मैं अपनी भाव को, विचारों को कहीं व्यक्त कर सकता हूं। आज एक देश दूसरे देश, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक समाज दूसरे समाज से, एक संस्था दूसरे संस्था में, जीवन के सभी स्तरों पे बेटा, सभी निकायों पे क्या है, भाषा का महत्व है। यह भाषा ही है जो हमें विकास के पथ पर ले जाती है। यदि यह भाषा नहीं रहेगी बेटा तो हमारा विकास संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा जब भाषा ही नहीं रहेगी तो वो हमारे और एक दूसरे के बीच जो है वार्तालाप ही नहीं होगा, संबंध ही नहीं होगा, और जब बेटा कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, वार्तालाप ही नहीं होगा, तो फिर विकास कैसे होगा? कैसे हम किसी के सभ्यता और संस्कृतियों को जानेंगे? कैसे कोई हमारी सभ्यता और संस्कृतियों को जानेगा? कैसे मैं किसी के विचारों को जानूंगा या हम किसी के विचारों को जानेंगे? कैसे कोई हमारे विचारों को जानेगा? तो इसके लिए क्या जरूरी है बेटा? भाषा। क्लियर है कि भाषा भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? बोलना। अर्थात भाषा जिसके द्वारा हम अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा? भाषा कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भाषा क्या है? एक साधन है, मीडियम है। कि भाषा क्या है बेटा? एक साधन है। कैसा साधन? तो ऐसा साधन है कि जिसके द्वारा हम अपने भावों को, विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। या भाषा एक ऐसा साधन है कि जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं। अर्थात भाव और विचारों को व्यक्त करने का साधन क्या है? भाषा है। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब ये भाषा क्लियर हो गया तो अब हम पढ़ते हैं बेटा, क्या दिया तुम्हारे बुक में कि भाषा के रूप, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, कि भाषा के कितने रूप होते हैं। देखिए बेटा, हाँ देखिए बेटा, भाषा के रूप, काइंड ऑफ लैंग्वेज, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, कि भाषा के रूप। ठीक, तो देखिए बेटा, भाषा के जो है बेटा दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं भाषा के बेटा। पहला जो होता है वह मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, और दूसरा क्या बेटा? लिखित भाषा। बेटा सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। देखिए, तो हमने पढ़ लिया कि भाषा किसे कहते हैं, किससे बना है। अब हम पढ़ते हैं बेटा कि भाषा के रूप, कि भाषा के कितने रूप होते हैं, मतलब कितने प्रकार के भाषा होते हैं। तो बेटा भाषा के दो रूप होते हैं। कौन सा? तो पहला है बेटा मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। और हम यह जान गए कि भाषा किसे कहते हैं कि जिसके तरफ अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं। तो पहले क्या दिया? मौखिक भाषा, माने हम अपने भाव और विचारों को व्यक्त करें। कैसे? मौखिक रूप से, मतलब बोल करके। ठीक, अर्थात जब हम अपने भाव और विचारों को बोल करके व्यक्त करते हैं, माने मौखिक रूप से बोल करके व्यक्त करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? मौखिक भाषा। ठीक, और दूसरा क्या है बेटा? लिखित भाषा। अर्थात जब हम अपने भाव और विचारों को व्यक्त करें, लेकिन कैसे? लिख करके। कैसे बेटा? लिख करके। तो उसे क्या कहेंगे बेटा? लिखित भाषा। क्लियर है कि भाषा के दो रूप होते हैं। पहला बेटा मौखिक भाषा और दूसरा क्या है? लिखित भाषा। अब आते हैं बेटा कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं।
तो जब हम अपने भाव और विचारों को बोल करके व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा? मौखिक भाषा। और जब हम अपने भाव और विचारों को लिख करके व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा? लिखित भाषा। क्लियर है? अब आते हैं बेटा, देखें भाषा पढ़ ली, भाषा के रूप। अच्छा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब आते हैं बेटा कि मौखिक भाषा, जैसे कि अब हम एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, ये किसमें आएगा बेटा? मौखिक भाषा। भाई बोल के तो व्यक्त कर रहा हूं, जो एक दूसरे से हम बात करते हैं, काव्य पाठ करते हैं, कहानियां सुनाते हैं, ठीक है, ये सब क्या आएगा? मौखिक। जहां लिखना ना पड़े, केवल बोल करके अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं, वो सब किसमें आएगा बेटा? मौखिक भाषा में। जैसे बेटा मोबाइल है, हम क्या करते हैं? अपनी आवाज को वहां पहुंचाते हैं, उनकी आवाजों को यहाँ तक सुनते हैं, मैंने केवल बोल करके। ये क्या हो जाएगा बेटा? ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण है। ठीक है, कविता पढ़ना, भाषण देना, शिक्षक का पढ़ाना, तो हम तो भाई लिखित और मौखिक दोनों का प्रयोग करते हैं ना। लेकिन बेटा यदि केवल बोल के व्यक्त किया जाए तो वो सब किसमें आएंगे? मौखिक भाषा में। ठीक, अब आते हैं लिखित भाषा, जिसमें हम लिख के व्यक्त करें अपने भावों को और विचारों को। तो दो बेटा, समाचार लेखन होता है, जो कहानी लेखन होता है, जो कविता लेखन होता है। ठीक है, जैसे मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, कुछ तो बोल रहा हूँ मौखिक, और कुछ क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ। दोनों भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ ना, मौखिक भाषा का भी बोल रहा हूँ और लिखित भाषा का भी। क्लियर है? तो बेटा अब मोबाइल है बेटा, मोबाइल का दोनों प्रकार से प्रयोग होता है, मौखिक रूप में भी और लिखित रूप में। जब उसे हम बोल के बात करते हैं तो मौखिक भाषा का हो गया, और जब उसमें हम संदेश भेजते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, तो क्या हो गया बेटा? लिखित भाषा हो गया। क्लियर है? तो बेटा भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जो अपने भाव और विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं, बोल करके व्यक्त करते हैं, तो मौखिक भाषा, और जब अपने भाव और विचारों को लिख करके व्यक्त करते हैं तो वो लिखित भाषा। ठीक है बेटा? क्लियर। अब आते हैं, अब क्या है बेटा? हाँ, आगे दिया बेटा बोली और उपभाषा। चले देख लेते हैं बेटा आगे भी। ये सब बेटा अभी भाषा के अंतर्गत ही चल रहा है। हमें और क्या पढ़ना है? इसी के अंतर्गत हमें पढ़ना है क्या है बेटा? बोली और उपभाषा। देखें, बोली और उपभाषा। ठीक बेटा, तो सबसे पहले बेटा हम आते हैं किसमें? बोली पे। किस पे आते हैं बेटा? बोली। ठीक है, अब देखें बेटा, बोली भाई बोलते हैं। अब आते हैं कि भाषा में भी अंतर है, भाषा और बोली दोनों में अंतर है। फिर क्या है बेटा? उपभाषा। तो बेटा देखिए, पहले तो व्यवहारिक स्तर पे समझिए कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो बेटा जब हम लोग अपने किसी बड़े से बात करते हैं, या किसी अधिकारी से बात करते हैं, या एक विद्यार्थी अपने शिक्षक से बात करता है, और यहाँ हम सम्मान से बात करते हैं, एक लहजे से बात करते हैं, ठीक है, तो बेटा वहां हम भाषा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का। कि जैसे सर जी आप आइए, सर जी आप जाइए, पिताजी आप मुझे यह दीजिए, पिताजी आप यह लीजिए। तो बेटा जब अपने से बड़ों के साथ हम बात करते हैं, अदब से बात करते हैं, जिसमें अब ये तो कहते नहीं कि पापा इधर आओ, पापा इधर आइए, गुरुजी इधर आओ, ये नहीं बोलते हैं, गुरुजी इधर आइए। तो बेटा जो व्याकरण सम्मत होती है, अर्थात जो व्याकरण के अनुसार सही होता है, वो क्या है बेटा? भाषा। और जिसमें बेटा व्याकरण बहुत ही ज्यादा महत्व नहीं रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? बोली। सिंपल सा बेटा व्यवहारिक में उदाहरण ले लें कि जब बच्चा अपने गुरु से बात करता है, टीचर से बात करता है, वो, और जब वही बच्चा अपने मित्र मंडली में बात करता है, अपने मित्रों से बात करता है, वो, तो जो गुरु से बात करता है बेटा वो भाषा है, और जो आपस में बोलता है बेटा वो क्या है? बोली। माने ये कह लें कि भाषा का अपना व्याकरण होता है, अपना नियम होता है, और बोली का बेटा अपना व्याकरण और अपना भाषा उतना नहीं होता। माने इसका बहुत ज्यादा इस पर जो है व्याकरण पर ध्यान नहीं दी जाती है। जैसे कभी कोई मित्र आपस में बोलते हैं ना, अबे आओ चला जाए, अबे ये कर लो, तो ये अबे तबे, इधर आओ उधर चलो, ये जो हम बोलते हैं बेटा आपस में, वो क्या है? बोली। अर्थात सिंपल से अर्थों में कहें कि जो हमारे मन से बेटा बिना सोचे समझे निकलती है, बिना व्याकरण के निकलती है, स्वच्छंद निकलती है, उन्मुक्त भाव से निकलती है, वो क्या कहलाती है बेटा? बोली। लेकिन जो सोच समझ के निकलती है, जो व्याकरण के नियमों के अनुसार निकलती है, वो क्या है बेटा? भाषा। और अच्छे से कह ले कि जो संस्कार से युक्त है वह भाषा है, और जो संस्कार से युक्त नहीं है
वो क्या है बेटा, बोली है। ठीक है, ये व्यवहारिक स्तर पे बेटा है। किस स्तर पे, व्यवहारिक स्तर। अब आते हैं बेटा व्याकरण के स्तर पर, देखते हैं कि बोली किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा बोली जो है कि एक मान लो हिंदी भाषा है बेटा, पूरे भारत में बोली जाती है कई प्रकार से। अब ये जो हिंदी बोली जाती है पूरे भारत में ही बोली जाती है हिंदी, लेकिन इसका रूप क्या है, बदलता जाता है। रूप क्या है बेटा, बदलता जाता है। जैसे अभी बेटा ले लो कि कोई गोरखपुर की हिंदी बोल रहा है, कोई ये तुम्हारे बस्ती का बोल रहा है, कोई लखनऊ के पास का बोल रहा है, कोई इलाहाबाद का बोल रहा है, एक ही वाक्य बोल रहा है लेकिन अपने अपने लहजों में बोल रहा है। कोई कह रहा है कि मुझे अब नहीं चाहिए, तो कोई कह रहा है रहन दो रहन दो रहन दो। ठीक है, तो बेटा कोई कह रहा कि आए रहन, जैसे हम कहते हैं आओ, कोई कहता आए रहन, गए रहन, खाए रहन। तो ये सब क्या है, सबके कहने का मतलब ये ही है, सब बोल रहे हैं हिंदी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका रूप क्या है, चेंज है। तो देखिए बेटा जब क्षेत्रीयता के आधार पर, ठीक है ना, माने भाषा हिंदी ही है लेकिन भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है कि जो एक क्षेत्र में बोली जाती है उसे क्या कहते हैं बेटा, बोली कहते हैं। ठीक है, कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं बेटा, बोली कहते हैं। क्लियर है कि एक भाषा जो है वो हर क्षेत्र में हिंदी ही बोली जाती है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा उसका रूप क्या है, चेंज है। अर्थात बोली किसे कहते हैं, तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। और भी कह सकते हैं जो मैंने पढ़ाया बेटा कि क्या, कि भाषा संस्कारित होती है, बोली संस्कारित नहीं होती है। भाषा का अपना व्याकरण होता है, नियम कानून होता है, लेकिन बोली क्या होती है, इन सबसे परी होते हैं, स्वच्छंद होती है। ठीक है बेटा, अब आते हैं इसे हम क्या कहते हैं, बोली। माने समान रूप से भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं बेटा, बोली कहते हैं। अर्थात भाषा तो बहुत व्यापक रूप में बोली जाती है, जैसे पूरे भारत देश में कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। लेकिन बोली क्या है, ये क्षेत्र में बोली जाती है। किसमें बोली जाती है बेटा, एक क्षेत्र में। माने बहुत छोटी है भाषा के पीछे, बोली क्या है, बहुत छोटी है। जो क्षेत्र में बोली जाती है वो क्या कहलाती है, बोली। अब आते हैं बेटा कि मान लो ये क्षेत्र है, अब इस क्षेत्र से भी बड़ा कोई बोला जा रहा है जो एक राज्य में बोली जा रही है। ठीक है, माने क्षेत्र से भी बड़ा बोला जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। जो क्षेत्र में बोली जाए वो बोली है, और जो एक बड़े भूभाग पर बोला जाए, एक प्रांत में बोला जाए या प्रांत के एक बहुत बड़े हिस्से में बोला जाए, उसे क्या कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। माने भाषा से नीचे और बोली से बड़ा, वो क्या कहलाता है, उपभाषा। माने सबसे पहले बेटा क्या हो गया, भाषा, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। ठीक, फिर आते हैं क्या बेटा, बोली। देखिए बोली समझने के लिए इसका क्षेत्र बेटा एकदम छोटा होता है, और लेकिन इन दोनों के बीच क्या है बेटा, उपभाषा। क्या है बेटा, उपभाषा। उपभाषा का जो क्षेत्र होता है, जो बोलने का एरिया होता है, वो क्या होता है, वह भाषा से छोटा होता है लेकिन बोली से क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर है बेटा, अर्थात जो एक क्षेत्र में बोली जाए वो बोली है, और जो एक बड़े भूभाग में बोली जाए या यूं कल एक प्रांत में, एक राज्य में बोली जाए, उसे क्या कहते हैं बेटा, उपभाषा कहते हैं। क्लियर है, इसमें कुछ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जो मैंने व्यवहारिक पता बताया, व्यवहारिक परिभाषा वो भी है क्या, कि भाषा संस्कारित है, व्याकरणनिष्ठ है, आदरयुक्त है, और बोली क्या है, उन्मुक्त है, स्वच्छंद है, स्वतंत्र है, इसमें व्याकरण का उतना माने नहीं रहता है। क्लियर बेटा, ये हो गया भाषा, ये हो गया बोली और उपभाषा। अब क्या है बेटा, अब हम पढ़ते हैं क्या, बोली हो गया बेटा। बोली में जैसे कि अब कुछ उदाहरण भी देख लें कि बोली में क्या क्या आ गया। जैसे कुछ बोलियां ले लें, जैसे देखो बेटा मान लो आ गया तुम्हारा क्या, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। देखिए बेटा अवधी बघेली, बहुत ज्यादा नहीं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ये सब क्या है, ये सब बोली में आएगा। किस में आएगा बेटा, बोली में आएगा। मैंने कुल मिला के बेटा बस मोटे तौर पे समझने के लिए है कि हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं बेटा, तो 18 बोलियां। कितनी बोलियां हैं, 18। और कितनी उपभाषाएं हैं बेटा, 5 उपभाषाएं हैं बेटा। जब थोड़ा और हाई स्टैंडर्ड पे जाएंगे तब इसको हम लोग पढ़ेंगे कि बोली 18 है, कौन कौन सी है, और उपभाषा कितने बेटा, 5। तो 5 उपभाषा में कौन कौन सी है। ठीक है, फिलहाल इतना समझे कि बोली 18 जिसमें अवधि, जो अवध के पास, जैसे लखनऊ के पास मैंने बोला जाता है, उसे क्या कहते हैं, अवधि। जैसे मैंने बताया ना कि आए रहन, गए रहन, काहो का करत रहन, खाए रहन,
पिए रहन, ये सब क्या है, अवधि है। जैसे ब्रजी में आ जाता है लल्ला गयो, लल्ला आयो, खायो, ये सब क्या है बेटा, ये बोली है। उपभाषा में क्या है बेटा कि हिंदी की 5 उपभाषा है, जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, ऐसे ही बेटा पहाड़ी, राजस्थान, ऐसे ही उपभाषा है। ठीक है, तो बोली हो गया बेटा उपभाषा। अगला शीर्षक आपकी बुक में क्या दिया बेटा, देखें तो भाषा हो गया, भाषा का रूप, मौखिक, लिखित, बोली, वह। हाँ, अब आते बेटा राजभाषा हिंदी एवं भारतीय भाषाएं। ठीक बेटा, देखें बेटा इसमें किसी कोई डाउट तो होगा नहीं, क्लियर है। ठीक है, देखें बेटा बुक यदि मिल गई होगी सबको, सबके पास बुक होगी तो अच्छी बात है, एक बार उसको देख लीजिए बेटा, पढ़ लेंगे, कहीं कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। हाँ देखिए बेटा क्या पढ़ना है हमें, तो दिया बेटा अगला राजभाषा हिंदी। देखिए बेटा राजभाषा, हाँ देखिए बेटा एक है बेटा राजभाषा और एक देख रहे बेटा यहां बता देता हूं राजभाषा। देखिए राजभाषा और एक क्या बेटा राजभाषा, और एक देख लें बेटा यही राष्ट्रभाषा। तीनों में अंतर देख लें बेटा। देखें हालांकि बुक में तुम्हारे केवल राजभाषा दिया है, राजभाषा ही पढ़ना है, लेकिन ये भी देख लें क्या है। देखिए राजभाषा, राज माने शासन, राज मतलब शासन, राजभाषा अर्थात जो भाषा शासन करे वो क्या कहलाएगी, राजभाषा। तो बेटा भाषा शासन करेगी कैसे, अर्थात जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में किया जाए, काम काजों में किया जाए, न्यायालयों में किया जाए, जिस भाषा में सारे कानूनी कार्य होते हैं, जिसको संविधान के द्वारा दर्जा प्राप्त है, जिसमें सारे सरकारी कार्य होते हैं, सारे आधिकारिक कार्य होते हैं, सारे कानूनी कार्य होते हैं, जो कोर्ट और कचहरियों में जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है बेटा, राजभाषा। क्या कहा जाता है, राजभाषा। माने जो भाषा क्या करे, राज करे, शासन करे। शासन करे मतलब क्या, कि जिसमें सारे सरकारी कार्यवाही हो, वो क्या कहलाती है, राजभाषा। तो बेटा हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है। हमारी राजभाषा क्या है बेटा, हिंदी है। ठीक है, इसमें कहीं किसी कोई डाउट नहीं। रूलिंग लैंग्वेज माने जिस भाषा में हम शासन करते हैं, जो भाषा एक संविधान के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, जिसमें सारे सरकारी कार्य होते हैं, जो न्यायालयों में प्रयोग होती है, कोर्ट कचहरियों में प्रयोग होती है, जिस भाषा से शासन किया जाता है, क्या कहता है, शासन किया जाता है, जिस भाषा से शासन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हिंदी। वो से क्या कहते हैं बेटा, राजभाषा। क्लियर हो गया। अब आते हैं बेटा राज्य भाषा। क्या दिया है, राज्य भाषा। देखिए बेटा राज्य, ये तो राजभाषा माने रूलिंग लैंग्वेज, और ये क्या है, राज्य, स्टेट। राज्य स्टेट। देखिए बेटा हर राज्य की अपनी एक भाषा होती है, तो जो भाषा जिस राज्य में बोली जाती है उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे उस राज्य की राज्य भाषा कहते हैं। और क्या है बेटा, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा मतलब देश, माने जो भाषा एक पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, किसी बोली जाती है बेटा, पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, पूरे अपने भारत देश में बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा। ठीक, जिसमें संवैधानिक कार्य किए जाते हैं, राजभाषा। जो शासन की भाषा है, जो एक राज्य में प्रयोग की जाती है बेटा, उसे राज्य भाषा। और जिस भाषा का प्रयोग पूरे राष्ट्र में किया जाता है, सबसे अधिक जनसंख्या के द्वारा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो बेटा अपनी तीनों भाषा क्या है, हिंदी है। क्लियर है कि राजभाषा भी हिंदी है, अपनी राज्यभाषा भी हिंदी है, और अपनी राष्ट्रभाषा भी क्या है, हिंदी है। क्लियर बेटा, चलो हाँ देखो बेटा अब क्या है इसमें, राजभाषा के बाद हाँ देखिए बेटा मैंने कहा कि रूलिंग लैंग्वेज, शासन जिसमें किया जाए। तो बेटा जो अपनी हिंदी है इसको कब स्वीकार किया गया, तो बेटा देखिए इसको 14 सितंबर, हाँ देखिए बेटा 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को क्या किया गया बेटा, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, राजभाषा को घोषित किया गया। कब, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए बेटा प्रत्येक साल जो है हम 14 सितंबर को किस रूप में मनाते हैं, तो हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। राजभाषा हिंदी है और इसको संविधान के द्वारा 14 सितंबर 1949 को बेटा स्वीकार किया गया था। इसलिए
प्रत्येक साल जो है हम 14 सितंबर को राजभाषा यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी के दिन 14 सितंबर के दिन 1949 में हमारे संविधान में क्या किया था, इसे हिंदी को राजभाषा की घोषणा की थी। अब आते बेटा क्या किया तुम्हारे में, भारतीय भाषाएं, क्या है, राजभाषा हो गया, हाँ देखिए बेटा भारतीय भाषाएं, भारतीय भाषा, ठीक बेटा। देखें भाषाएं, हाँ देखो बेटा भारतीय भाषाएं, तो बेटा भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को रखा गया है, तो कुल 22 भाषाओं को रखा गया है। कितनी भाषा रखा है बेटा, 22 भाषाओं को। और ये 22 भाषाएं जो है बेटा किसमें रखी जाती है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में। ये तो सभी लोग जानकारी होगी बेटा इसकी तुम लोग को। देखो बेटा संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में जो है कि भारतीय भाषाओं को रखा गया है कि जितनी भी भारत में भाषाएं बोली जाती हैं, जो भी भारतीय भाषा है उनको संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और भारत में कितनी भाषाएं बेटा, तो 22 भाषाएं भारत में बोली जाती है। तो बेटा राजभाषा क्लियर है और भारतीय भाषाएं क्लियर है। अब क्या है बेटा तुम लोग में और क्या पढ़ना है, देखें क्या पढ़ना है बेटा। ये भारतीय भाषाएं में तुम्हारा सब आ जाएगा। जैसे कि एक बार मैं बोल देता हूँ कि 22 भारतीय भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो बेटा इसमें असमिया है, उड़िया है, उर्दू है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, गुजराती, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी सब है बेटा, ठीक है। आते हैं अब अगला तुमको पढ़ना है बेटा कि अगला क्या है, तो मानक भाषा। अच्छा देखिए बेटा मानक भाषा, बेटा आवाज सब तक पहुंच रही होगी और उम्मीद है कि जो मैं लिख रहा हूं बेटा स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। हाँ देखिए बेटा स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मानक भाषा, हाँ देखिए बेटा मानक भाषा मानक भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज। बेटा मानक भाषा किसे कहते हैं, तो देखिए बेटा मानक, मानक मतलब होता है बेटा कि जैसे भाषा मानक माने मानक भाषा। तो बेटा हिंदी भाषा में जो है, तो जैसे अभी मैं बता रहा हूं कि अभी जो बेटा कई लोग जो है ऐसे भी हिंदी लिखते हैं और मैंने भी लिखा है बेटा ये हिंदी। क्लियर बेटा, देखें हिंदी और हिंदी दध, और ये देखें बेटा देखें ये भी हिंदी है और ये भी क्या बेटा हिंदी है, ये द और ये भी क्या बेटा ध है। अब मानक भाषा क्या, तो बेटा मान लो हमारी भाषा क्या है बेटा हिंदी है, हमारी भाषा क्या है बेटा हिंदी है, ठीक। अब हिंदी में बेटा आते हैं हम किसमें, मानक। तो मानक भाषा किसे कहते हैं, तो बेटा ये भी मैंने हिंदी लिखा है, ये भी हिंदी है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। होता है क्या है बेटा, जैसे कुछ लोग ऐसे हिंदी लिख रहे हैं और कुछ लोग क्या लिख रहे हैं, ऐसे हिंदी लिख रहे हैं। ऐसे तमाम है, तमाम ऐसे वर्ड हैं कि जैसे बेटा देखो कुछ लोग लिखते हैं गए, तो कुछ लोग लिखते हैं गए, कुछ लोग लिखते हैं लिए, तो कुछ लोग लिखते हैं क्या लिए, ठीक है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये हिंदी सही है कि ये हिंदी सही है, क्या ऐसे लिखा जाए कि ऐसे लिखा जाए, क्या यह विद्यार्थी जो ऐसे लिखा जाता है ये सही है या फिर आजकल जो किताबों में विद्यार्थी ऐसे लिख के आ रहा है ये सही है। कई बार देखा गया बच्चे पूछते हैं, देख लो बेटा विद्यालय, विद्यालय ये है और एक क्या है बेटा विद्यालय, ठीक है। तो देखिए कई बार कंफ्यूजन होता है कि यह विद्यार्थी सही है कि यह विद्यार्थी सही है, यह हिंदी सही है कि यह हिंदी सही है, यह विद्यालय कि यह विद्यालय, गए
गए, दोनों में कौन सा सही है, लिए लिए, इन दोनों में कौन सा सही है। तो बेटा हिंदी भाषा में ही जो है, जो हम शब्द लिखते हैं, जो वर्ण लिखते हैं, उन वर्णों में बेटा बड़ी विविधता है, बड़ी क्या है, विविधता है, कि जिसे पढ़ने के बाद खुद जो है कि विद्यार्थी परेशान हो जाता है कि सही कौन सा है, और एक असमंजस की स्थिति क्या होती है, मौजूद हो जाती है। सब लोग असमंजस पड़ जाते हैं कि सही क्या है। ठीक है, तो देखें विद्वानों ने मिल करके, देखिए बेटा यह भी हिंदी सही है, यह भी हिंदी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी विद्यार्थी सही है, यह भी विद्यार्थी सही है, यह भी विद्यालय सही है, यह भी विद्यालय सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। इसमें कोई जो ऐसा वो गलत नहीं है, कहीं इसका प्रमाण नहीं कोई से कह दिया गलत है, गलत नहीं भाई, दोनों सही है। यह भी विद्यार्थी, यह भी विद्यार्थी, यह भी विद्यालय, यह भी विद्यालय, यह भी हिंदी और यह भी हिंदी। देखें हुआ क्या कि शब्दों में, वर्णों में विविधता है, तो इस विविधता को दूर करने के लिए हिंदी के विद्वानों ने मिलकर के हिंदी भाषा का एक रूप बनाया। कौन सा रूप, मानक रूप। कैसा रूप था, मानक। मानक मतलब क्या कि सबको यही लिखना है, सबको यही मानना है, ताकि विविधता न हो। अर्थात मानक भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप जिस पर सभी विद्वान क्या हो, एक मत हो। भाषा का वह रूप जिस पर सभी विद्वान क्या हो बेटा, एक मत हो, उसे क्या कहते हैं हम, मानक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मानक भाषा। कि मानक भाषा का प्रयोग किस लिए किया गया, तो भाषा में एक रूपता लाने के लिए, या तो यह हिंदी लिखी जाए, या तो यह हिंदी लिखी जाए, या तो ऐसे विद्यार्थी लिखा जाए, या तो ऐसे विद्यार्थी लिखा जाए, या तो ऐसे विद्यालय लिखा जाए, या तो ऐसे विद्यालय लिखा जाए। मतलब इन दोनों में से किसी एक रूप को स्वीकार कर लिया जाए और वही रूप सबके द्वारा लिखी जाए। अर्थात भाषा में एक रूपता लाने के लिए विद्वानों के द्वारा भाषा के जिस रूप को चयन किया गया उसे क्या कहते हैं बेटा, मानक भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा में एक रूपता लाने के लिए विद्वानों के द्वारा भाषा के जिस रूप को चयन किया गया है उसे क्या कहते हैं, मानक भाषा। अब हम देख लेते हैं बेटा कि जो ऐसे विवाद होते हैं, अब इसमें क्या है। तो देखें बेटा यह जो है, देखें यह हिंदी और यह हिंदी दोनों सही है, कोई बेटा गलत नहीं है। देखिए अब हुआ क्या कि इस हिंदी को बेटा अमानक मान दिया गया। क्या मान दिया गया बेटा, अमानक। ठीक, और इसे क्या मान दिया गया बेटा, मानक मान दिया गया। क्या मान दिया गया, मानक। यह हिंदी अमानक और यह हिंदी मानक, गलत नहीं है, लेकिन विद्वानों ने इन दोनों हिंदी में से इस हिंदी को क्या मान दिया, मानक। कि जितने भी लोग हैं सभी लोग हिंदी को कैसे लिखे, यही लिखे, यही एक रूप स्वीकार किया जाएगा। किस लिए, कि विषमता उत्पन्न न हो, विविधता उत्पन्न न हो। देखे बेटा यह पहले हम विद्यार्थी कैसे लिखते थे बेटा, देखे बेटा यह विद्यार्थी ऐसे लिखा जाता था। देखिए बेटा अब क्या किया गया है, तो अब जो है विद्यार्थी, अब विद्यार्थी इसे माना गया है कि शब्दों को अलग करके लिखिए ताकि बच्चों को समझने में दिक्कत न हो, परेशानी न हो। विद्यार्थियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अब माना गया है कि शब्दों को अलग करके लिखा जाए। जो संयुक्त लिखे जाते थे द के नीचे द या ये वाला, उसको अब अलग कर दिया गया। विद्यार्थी यह क्या है, मानक रूप है, प्रमाणिक रूप है। इस पर सभी विद्वान क्या है बेटा, एक मत है। और ये क्या हो गया बेटा, ये पुराना हो गया। ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन यह अमानक रूप है। ठीक, माने यह अब प्रचलन में नहीं है। यह क्या है बेटा, ट्रेंड में, यह क्या है, प्रचलन में है। ठीक, या यूं कह लें कि यह जो हिंदी है बेटा ना, यह ब्यूटी पार्लर के पहले की है, और ये क्या है, ये हिंदी ब्यूटी पार्लर के बाद की है। थोड़ी स्मार्ट है, हैंडसम है, अच्छी लग रही है। ये थोड़ी पुरानी लग रही है, बाकी और कोई अंतर नहीं है बेटा। तो ये सब क्या बेटा, अमानक रूप, और ये क्या है बेटा, मानक रूप है। जैसे मान लो बेटा अब हम लिखते हैं क्या, ग ए, ठीक है, गए। अब इसका मानक रूप क्या कर दिया गया, गए। कि अब कहीं ऐसे गए न लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, गए यह लिखा जाए। क्लियर है बेटा। देखें ली ये, अब ऐसे लिए न लिखकर क्या लिखा जाए, लिए लिखा जाए। यह मानक रूप है और यह क्या है बेटा, मानक रूप है। हालांकि इसके बेटा अन्य भी रूल हैं, लेकिन वो रूल बेटा इतने स्टैंडर्ड में नहीं है कि कहाँ ये लिखा जाएगा कहाँ ये। अभी बस इतना ही जानो कि यह जो गए है वह अमानक है और यह जो गए है वो क्या बेटा, मानक है। यह लिए क्या है, अमानक है, और यह लिए क्या है बेटा, मानक है।
तो मानक भाषा किसे कहते हैं कि भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा का वह रूप जिस पर सभी विद्वान क्या हो बेटा, एकमत हो, उसे क्या कहते हैं बेटा, मानक भाषा। तो बेटा ये हिंदी की क्या है, मानक भाषाएं है। बेटा तुम्हारे बुक में अन्य भी दिए होंगे मानक भाषा, जिसको बेटा तुम लोग अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, बुक सबके पास होगी। हालांकि मैंने यहाँ पे जो लिख दिया बेटा यही है, यह मानक रूप है और ये क्या है बेटा, मानक रूप है। ठीक है, मानक भाषा किससे करे समझ में आ गया। ठीक, जो सबके द्वारा मान ली गई है कि भाषा की यही रूप सबके द्वारा मानी गई है, सभी लोग ऐसा ही लिखेंगे ताकि भाषा में कोई विवाद ना हो। क्लियर, चलिए बेटा। हाँ देखिए बेटा, मानक के बाद क्या है, लिपि है। क्या है बेटा, लिपि। लिपि, हाँ देखिए बेटा, लिपि किसे कहते हैं। तो देखिए बेटा, लिपि का मतलब ये होता है बेटा, लिखने की कला या लिखने की पद्धति। लिपि मतलब क्या होता है बेटा, लिखने की कला या लिखने की पद्धति, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, लिपि कहते हैं। ठीक है, अर्थात लिपि किसे कहते हैं कि जिसमें भी किसी भाषा को लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, लिपि कहते हैं। कि किसी भाषा को किस पद्धति के द्वारा हम लिखते हैं, किसी भी भाषा को हम किस पद्धति के द्वारा लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अर्थात भाषा के लिखने के तरीके को, लिखने के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और प्रत्येक भाषा का प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी एक क्या होती है, लिपि होती है। जैसे बेटा हमारी क्या है, हिंदी भाषा। क्या है बेटा, हिंदी भाषा, तो इसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। हिंदी की लिपि क्या होगी बेटा, देवनागरी लिपि होगी। क्लियर है कि हिंदी की लिपि क्या होगी बेटा, देवनागरी लिपि। अर्थात हिंदी को किस पद्धति में लिखा जाता है, तो देवनागरी पद्धति में लिखी जाती है। ऐसे बेटा सारी लिपियों का, सारे भाषाओं का अपना अपना लिपि होता है। जैसे जो अंग्रेजी है बेटा वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है बेटा, रोमन लिपि में लिखी जाती है। क्लियर है, तो ये था बेटा लिपि। ठीक, अब आते हैं बेटा कि ये हम लोग भाषा में पढ़ रहे थे, अब आते हैं बेटा क्या, व्याकरण। पाठ का नाम क्या था बेटा, भाषा और व्याकरण। तो भाषा के अंतर्गत ये सारी चीज थी, ये सारी चीज किसमें आएगी बेटा, भाषा में। अब किस अपन क्या पढ़ते बेटा, व्याकरण। हाँ देखिए बेटा, व्याकरण। हाँ देखिए बेटा, व्याकरण क्या बात है कि व्याकरण, देखिए बेटा देखिए बेटा, प्रत्येक भाषा की अपनी एक क्या होती है, लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है, लिपि होती है। और प्रत्येक भाषा का बेटा अपना क्या होता है, व्याकरण। ठीक है, समझना चाहे बेटा तो ये समझ लें कि व्याकरण क्या है। तो जैसे हम कह सकते हैं इसको कि व्याकरण क्या है बेटा, डॉक्टर है। समझने के लिए है बेटा ये व्यवहारिक कि भाषा क्या है, व्याकरण क्या है बेटा, तो प्रत्येक भाषा के लिए व्याकरण क्या है, डॉक्टर है। अब डॉक्टर का काम क्या होता है, चेकअप करना, बीमारियों की पहचान करना, पहचान करके उसको दूर करना, सुधार करना, शरीर को स्वस्थ करना, यही तो काम होता है डॉक्टर का। डॉक्टर क्या करता है कि जांच करता है, बीमारी की पहचान करता है, बीमारी की पहचान करने के बाद जो है उसके अनुसार दवा लिखता है, उसका इलाज करता है और फिर शरीर को रोग मुक्त करता है, स्वस्थ करता है। वो क्या करता है, वही डॉक्टर है। तो बेटा व्याकरण भी क्या करता है कि हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। और ये व्याकरण करता क्या है, तो यह व्याकरण जो है उस भाषा की कमियों को, बीमारियों मतलब क्या, उसकी कमियों को, उसकी दोषों को, उसके विसंगतियों को पहचान करता है, उसे सुधार करता है, दूर करता है और भाषा को क्या बनाता है, स्वस्थ बनाता है, समृद्ध बनाता है। अर्थात डॉक्टर का मतलब डॉक्टर का क्या व्याकरण कि जो भाषा को परिनिष्ठित करती है, परिमार्जित करती है, शुद्ध करती है, सही करती है, वो क्या कहलाती है, व्याकरण। जैसे मनुष्य को डॉक्टर क्या करता है,
उसके रोगों को पहचानता है, इलाज करता है, उस रोग मुक्त करता है, स्वस्थता प्रदान करता है। वैसे व्याकरण जो है कि भाषा के कमियों को, उसकी विसंगतियों को, उसकी बुराइयों को, उसको दोषों को पहचान करती है, उसका समाधान करती है, उसको दूर करती है और भाषा को शुद्ध, परिमार्जित, परिनिष्ठित करती है। अर्थात जो भाषा को कमियों को दूर करता है, उसे समृद्ध बनाता है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अर्थात जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप की ज्ञान हो, जिसके द्वारा हमें क्या हो? भाषा के शुद्ध रूप की ज्ञान हो, भाषा के शुद्ध रूप की ज्ञान हो। हाँ देखिए बेटा कि जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अर्थात बेटा व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा को शुद्ध तथा व्यवस्थित रूप से लिखना, बोलना सीखते हैं। अर्थात जो हमें यह बताए कि भाषा को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, जो इसका ज्ञान कराए वही क्या कहलाता है बेटा? व्याकरण कहलाता है। क्लियर है कि व्याकरण क्या कहलाता है? तो जो भाषा के शुद्ध रूप को, माने भाषा के शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, जो इन सब विषयों में जानकारी देता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? व्याकरण। इसलिए मैंने इसकी तुलना किससे की थी बेटा? डॉक्टर से की थी, जो तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए बेटा अब आते हैं कि जो भाषा के बोलने, लिखने, पढ़ने का ज्ञान कराता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? व्याकरण कहते हैं। या भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जिसके द्वारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। जैसे मान लो बेटा मैं कहूं सीता जा रहा है। ठीक है, मैंने क्या लिखा बेटा? सीता जा रहा है। तो बेटा सीता जा रहा है, क्या यह वाक्य सही है? सीता जा रहा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा कर्ता क्या है? स्त्रीलिंग है। सीता क्या है बेटा? स्त्रीलिंग। तो क्रिया भी क्या होगा बेटा? स्त्रीलिंग। लिंग संबंधी दोष है ना, तो क्या होगा? सीता जा, और ये रहा ना होगा, क्या हो जाएगी? रही। कि सीता जा रही है। तो बेटा यहाँ में व्याकरण, यहाँ कमियों को हमने देखा और उसे क्या किया? सुधार किया। ये किसके द्वारा हुआ बेटा? व्याकरण के द्वारा हुआ। यह व्याकरण के द्वारा से कमियों को हमने जाना कि यदि स्त्रीलिंग का करता है तो क्रिया भी क्या होगी? स्त्रीलिंग ही होगी। कि सीता जा रहा है नहीं, बल्कि सीता जा रही है। क्लियर है बेटा? माने व्याकरण जो है हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, शुद्ध रूप से बोलना और शुद्ध रूप से कैसे उसको लिखा जाए, यह सिखाती है। ठीक बेटा, अब आते हैं क्या दिया है? व्याकरण के भाग। कि व्याकरण के कितने भाग होते हैं, तो देख लें। हाँ देखिए बेटा, व्याकरण के भाग। बेटा स्पष्ट है, सबको दिखाई दे रहा होगा? व्याकरण के भाग। देखिए बेटा, तो व्याकरण के कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं। कितने भाग है बेटा? 4 भाग। पहला क्या बेटा? वर्ण विचार। दूसरा क्या है बेटा? शब्द विचार। तीसरा है बेटा पद विचार। और चौथा है बेटा वाक्य विचार। देखिए बेटा व्याकरण के भाग। ठीक है, देखिए व्याकरण के भाग माने
व्याकरण के जो बेटा कितने अंग हैं, माने व्याकरण का अध्ययन हम कैसे कैसे किन किन उपविभागों में करते हैं। तो बेटा व्याकरण के जो भाग है वो कितने हैं? 4। माने व्याकरण के अंतर्गत हम सबसे पहले किस पर विचार करते हैं बेटा? वर्ण विचार पर। किस पर विचार करते हैं बेटा? वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में बेटा क्या आता है कि वर्णों का उच्चारण, वर्णों का स्वरूप, वर्णों का आकार, ये सब अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत? वर्ण विचार के अंतर्गत। कि वर्ण क्या है, वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्ण की रचना, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों का स्वरूप क्या क्या होता है, वर्णों का आकार क्या होता है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत हम करते हैं बेटा? वर्ण विचार के अंतर्गत करते हैं। अब आते हैं बेटा क्या चीज? शब्द विचार। क्या आता है बेटा? शब्द विचार। तो शब्द विचार में हम क्या अध्ययन करते हैं कि शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ से शब्द हिंदी भाषा में आए हैं, माने इन सब का वर्णन किसमें करते हैं बेटा? शब्द विचार में करते हैं। कि हम शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्दों का स्वरूप क्या होता है, उसका अध्ययन किसमें करते हैं बेटा? शब्द विचार में करते हैं। अब आगे आते हैं बेटा कि आगे क्या है? पद विचार। आगे क्या है बेटा? पद विचार। कि व्याकरण का जो तीसरा भाग है क्या? पद विचार। तो बेटा पद विचार में हम किसका अध्ययन करते हैं कि जो एक वाक्य है उसमें कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, क्रिया, क्रिया विशेषण, इन सब चीजों का जो अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है बेटा? पद विचार। पद में क्या आएगा कि वो इसमें संज्ञा कौन सा है, सर्वनाम कौन सा है, क्रिया कौन सी है, क्रिया विशेषण कौन सा, अव्यय कौन सा है, निपात कौन सा है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? पद विचार के अंतर्गत आएंगे। और बेटा व्याकरण का जो है जो सबसे लास्ट भाग है, अंतिम भाग है, वह क्या है बेटा? तो वो है वाक्य विचार। क्या है बेटा? वाक्य विचार। माने व्याकरण का जो लास्ट वाला भाग है, व्याकरण के जो लास्ट वाला भाग वो क्या है? वाक्य विचार। वाक्य विचार में हम क्या पढ़ते हैं कि वाक्य की रचना कैसे होती है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनका निर्माण किया जाता है, कैसे इनकी पहचान की जाती है, इन सारी बातों का अध्ययन किसमें करते हैं बेटा? वाक्य विचार में करते हैं। और इन्हीं चारों से मिलकर बेटा क्या होता है? व्याकरण। यही व्याकरण के भाग हैं, वर्ण का अध्ययन, शब्द का अध्ययन, पद का अध्ययन और वाक्य का अध्ययन। जब इन चारों का हम अध्ययन करते हैं तो वो हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? पूरे व्याकरण का। यदि इन चारों का अध्ययन कर लिए तो व्याकरण का अध्ययन हम क्या बेटा? कर लिए। तो बेटा ये था हमारा पहला क्लास था, और ये पहला चैप्टर भाषा एवं व्याकरण। ठीक है बेटा, देखिए तो एक बार फिर से हम लोग दृष्टिपात कर लें कि हम लोगों ने आज किन किन बातों का अध्ययन किया, क्या क्या अध्ययन किया। तो देख लें, हम लोगों ने आज सबसे पहले पढ़ा क्या? भाषा। क्या पढ़ा बेटा? सबसे पहले आज हम लोग समरी है, बस देख लें कि हमने भाषा पढ़ा कि भाषा कैसे हुई, कैसे उत्पत्ति हुई। तो भाषा भाष धातु से भी इसका अर्थ होता है बोलना। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा भाषा के बाद? कि भाषा के रूप पढ़े थे। क्या पढ़े थे बेटा? भाषा के रूप इसका क्या है? फिर हमने क्या दो रूप हम लोगों ने पढ़ा था, क्या? मौखिक और लिखित। बेटा मौखिक में ही आ जाता है क्या? सांकेतिक, जो इशारों में बात कर लेते हैं, संकेतों के द्वारा बात कर लेते हैं, वो भी किसमें आता है? मौखिक में। तो भाषा के दो रूप पढ़ा। कौन सा रूप पढ़ा बेटा? मौखिक और लिखित, ये रूप हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा? उसके बाद हम लोग पढ़ा बोली और उपभाषा, कि बोली किसे कहते हैं और उपभाषा किसे कहते हैं। तो बोली क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाती है, उपभाषा जो थोड़ा बड़े स्तर पर बोली जाती है, एक राज्य में बोली जाती है। ठीक, इसका कोई व्याकरण नहीं होता है, यह सभ्यता संस्कृतियों से परे होती है बोली। मैंने कह सकते हैं कि इसमें संस्कार नहीं होते हैं, उन्मुक्त होती है, स्वच्छंद होती है। पहले बताया क्षेत्र सीमित होता है, क्षेत्र में बोली जाती है, और ये तो उससे बड़े में बोली हो गया, उपभाषा हो गया। और क्या पढ़े बेटा? और हमने पढ़ा था क्या कि राजभाषा। देखिए बेटा स्पष्ट देखें, राजभाषा हम लोग ने पढ़ लिया, राज्य भाषा पढ़ लिया, राष्ट्रभाषा पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ लिया? भारतीय भाषाएं, कि कितनी भारतीय भाषाएं हैं हमने पढ़ लिया कि 22 भारतीय भाषाएं हैं। फिर हम लोगों ने आज क्या पढ़ा बेटा? फिर हम लोगों ने आज पढ़ा मानक भाषा। क्या पढ़ा? मानक भाषा, कि मानक भाषा किसे कहते हैं, क्या क्या किन किन को कैसे कैसे माना गया है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा बेटा क्या? लिपि पढ़ा। लिपि मतलब क्या होता है? लिखने की पद्धति, कैसे जो हमें बताती है कि इस भाषा को किस पद्धति में कैसे लिखा जाता है। हमने पढ़ा कि हमारी भाषा हिंदी है और उसकी लिपि क्या है बेटा? देवनागरी
लिपि है। ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? व्याकरण पढ़ा था। क्या पढ़ा था? व्याकरण। मैंने बताया कि व्याकरण मतलब क्या? डॉक्टर। ठीक है, कि जो भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने का ज्ञान कराए, उसके अशुद्धियों को दूर करे, सही चीजों की याद कराए, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? व्याकरण। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बेटा क्या? कि व्याकरण के भाग। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा? तो हम लोगों ने पढ़ा क्या? व्याकरण के भाग। व्याकरण के भाग कि व्याकरण के कितने भाग हैं? तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि व्याकरण के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बेटा? तो 4 भाग होते हैं। ये चारों भाग कौन कौन से हैं? हमने पढ़ लिया था कि वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार मतलब इसमें वर्णों का अध्ययन करते हैं, वर्णों की उत्पत्ति, वर्णों की रचना, वर्णों का आकार, स्वरूप, उच्चारण। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा थे? शब्द और पद विचार और वाक्य विचार। इतना हम लोगों ने पढ़ा बेटा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोगों ने इतना पढ़ लिया। ये हम लोग का बेटा फर्स्ट चैप्टर था। उम्मीद है बेटा सबको समझ में आई होगी, और कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगा देख लेंगे। अब आते हैं बेटा, अब लोग आते हैं इस पे कि होमवर्क। ठीक बेटा, देखें होमवर्क जो है वो तुम लोग बेटा जो स्कूल की वेबसाइट दी गई होगी, जो स्कूल की वेबसाइट दी गई होगी बेटा, उस पे जो है तुम लोग होमवर्क जो है दे दिया जाएगा। फिर भी पाठ के पीछे जो दिया है होमवर्क मिल जाएगा तुम लोग को क्या क्या करना है, और वही तुम लोग को बेटा क्वेश्चन आंसर सब कुछ होगा। ठीक है, उम्मीद है बेटा कि तुम लोग को ये समझ में आया होगा। बेटा सभी लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और बेटा अपने अध्ययन पर ध्यान देते रहें। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय।